स्वागत है आप सभी को एग्ज़ाम रिजल्ट पर। मेरे प्यारे साथियों, कल हम पढ़े थे क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस और हम चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक का सभी चैप्टर वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ लिए थे और उसमें जो चैप्टर बच गई थी तो वीडियो लंबी होने की वजह से हम उसको चैप्टर 4 तक क्वेश्चन आंसर करा करके ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था उसको पढ़ा करके हम बंद कर दिए थे लंबी वीडियो हो जाने की वजह से। तो आज जो उस चैप्टर में जो प्रश्न बच गया था उसको लेकर मैं आया हूँ। क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस बचा हुआ चैप्टर आज हम फिर आपके सामने लेकर आया हूँ और आज आपकी जो बची हुई चैप्टर था पॉलिटिकल साइंस क्लास 9th का वो आज आपको समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यदि उस वीडियो का आप नहीं देखे हैं तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, जा कर के आप देख लीजिएगा। तो बचा हुआ प्रश्न से जो बच गया था प्रश्न उसको हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसका सीधा नोटिफिकेशन, इसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। फ्रेंड्स, हम लगातार क्लास 6 से लेकर के और क्लास 12 तक हम आपको जितने भी सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको हम करा देंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 9th का आज हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, बचा हुआ चैप्टर का प्रश्न, और साथ साथ आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए दिया हुआ, भारतीय निर्वाचन आयोग में कुल कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? तो आप जानते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग में कुल निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ये होता है 3। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला है, भारतीय लोकसभा का प्रत्याशी अपने चुनाव अभियान के दौरान अधिक से अधिक कितनी धनराशि खर्च कर सकता है? तो भारतीय लोकसभा का जो प्रत्याशी होता है चुनाव अभियान के दौरान अधिक से अधिक वह 25 लाख खर्च कर सकता है। ठीक है, 25 लाख धनराशि तक वह खर्च कर सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव हेतु संपूर्ण भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? तो आप जानते हैं लोकसभा के चुनाव जो होता है उसमें 543 सीटों पर चुनाव होती है। ठीक है, तो कुल 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, लोकसभा चुनाव हेतु निर्वाचन क्षेत्र कितना होता है? 543, और प्रत्येक क्षेत्र से उम्मीदवार जो है ना खड़ा होता है। ठीक है, तो 543 निर्वाचन क्षेत्र होता है लोकसभा में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चुनाव सुधार के लिए आवश्यक सुझाव नहीं माना जा सकता है? तो ये होगा काले धन के प्रयोग का छूट, ये चुनाव में नहीं जो है ना माना जा सकता है। ठीक है, काले धन के प्रयोग का छूट ये नहीं होता है चुनाव में। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, मतदाता सूची का निर्माण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो मतदाता सूची का निर्माण करने का दायित्व जो होता है यह चुनाव आयोग पर होता है। तो मतदाता सूची का निर्माण कौन करता है? यह चुनाव आयोग करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, जो उम्मीदवार बिना पार्टी के चुनाव चिन्ह और बिना पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ता है उसे क्या कहा जाता है? देखिए,
जो उम्मीदवार बिना पार्टी के चुनाव चिन्ह और बिना पार्टी के समर्थन यानी बिना पार्टी से बिना बिना पार्टी के टिकट से जो चुनाव लड़ता है उसे क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं निर्दलीय उम्मीदवार। यानी वैसा उम्मीदवार जो बिना पार्टी के टिकट पर या बिना चुनाव चिन्ह के अपने दम पर चुनाव लड़ता है उसको कहते हैं निर्दलीय उम्मीदवार। ठीक है, निर्दलीय यानी किसी के दल में न होकर के वह खुद चुनाव लड़ता है उसको कहते हैं निर्दलीय उम्मीदवार। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात को आप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मतदान के बाद ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको कहते हैं, शॉर्ट नेम है ईवीएम, ठीक है, या बैलेट बॉक्स को जिस स्थान पर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो मतदान के बाद ईवीएम या बैलेट बॉक्स को जिस स्थान पर रखा जाता है उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग रूम। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग रूम कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, चुनाव आयोग निम्नलिखित में से कैसी संस्था है? तो चुनाव आयोग जो होता है यह एक संवैधानिक संस्था होती है। ठीक है, संवैधानिक संस्था होती है चुनाव आयोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करने वाला होता है राष्ट्रपति। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है? तो चुनाव आयोग का कार्य जो है यह चुनाव के समय पार्टी का प्रचार करना, यह चुनाव आयोग का काम नहीं होता है। ठीक है, चुनाव के समय पार्टी का प्रचार करना यह चुनाव आयोग का काम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक चुनाव की शर्त नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने की सुविधा हो, तो ये तो है, ये है कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, तो यह लोकतांत्रिक चुनाव की शर्त है। इसमें पूछा जा रहा है कौन नहीं शर्त है, तो चलिए और इसका देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन बी में है दिया हुआ, हर व्यक्ति साक्षर हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति साक्षर हो, निरक्षर भी चुनाव लड़ सकता है। तो ऑप्शन बी इसका ही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शर्त नहीं है यही पूछ रहा था। तो हर व्यक्ति साक्षर हो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है कि हर व्यक्ति साक्षर ही हो जो चुनाव लड़ सकता है, निरक्षर व्यक्ति भी चुनाव लड़ता है। ठीक है, ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को लोकसभा के कितने सदस्यों को चुनने का अधिकार दिया गया है? तो आप जानते हैं कि हमारा बिहार के पड़ोसी राज्य जो होता है उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितने सीट है? तो 80 सीट है। बिहार में कितना है? 40 सीट है लोकसभा के, याद रखिएगा इस बात को। तो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है लोकसभा उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश लोकसभा में सदस्यों की संख्या होता है 80। ठीक है, 80 लोकसभा सीट पर चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, चुनाव में उम्मीदवारों को इनमें से कौन सा कार्य करने की छूट प्राप्त है? तो चुनाव में उम्मीदवारों को, कोई भी उम्मीदवार हो, वह विद्यालय के मैदान में सभा आयोजित करने की छूट है। आप देखते हैं ना कि जब चुनाव होता है तो हर पार्टी के उम्मीदवार जो है ना एक विद्यालय के मैदान में सभा आयोजित करते हैं अपने पक्ष में वोट मांगने के लिए, अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने के लिए। तो यह
छूट है चुनाव आयोग की तरफ से। कोई भी पार्टी अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांग सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय के मैदान में सभा आयोजित करने की छूट होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम आयु जो है यह है 18 वर्ष। यदि आपका उम्र 18 वर्ष हो गया है तो आप वोट गिराने के लिए योग्य हो गए हैं। ठीक है, आप वोट गिरा सकते हैं। तो मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम कम से कम उम्र जो है यह है आपका 18 साल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने, उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार चुनाव के कितने घंटे पहले समाप्त हो जाता है? तो उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार चुनाव के 48 घंटे के पहले समाप्त हो जाता है। चुनाव, मान लीजिए कि कल चुनाव है तो आपको 48 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार को क्या करना है, समाप्त कर देना है, यानी वोट गिरने के एक दिन, ठीक है, 2 दिन पहले। ठीक है, 2 दिन पहले 48 घंटे पहले समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 48 घंटे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने, चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो चुनाव आयोग जो होता है वह सरकार द्वारा चुने हुए सदस्य होता है। ठीक है, तो उनका कार्यकाल जो होता है यह 62 साल का होता है। ठीक है, चुनाव आयोग जो होता है सरकारी कर्मचारी होता है जिसका कार्यकाल जो होता है वह 62 साल की होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 62 साल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आप जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति द्वारा होता है। राष्ट्रपति जो है वह मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने, जब लोग स्वयं शासन में भाग लेते हैं तो ऐसी शासन व्यवस्था को कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, वैसा लोकतंत्र जिसमें स्वयं शासन में भाग लेते हैं जनता, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन में भाग लेते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो ये होता है आपका 5 वर्ष। लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव जो होता है वो दोनों चुनाव के बीच का अंतर कितना होता है? 5 साल का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, एकल निर्वाचन क्षेत्र में एक क्षेत्र से कितने उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं? तो आप जानते हैं कि एक क्षेत्र से एक ही उम्मीदवार जीत कर आते हैं चुनाव। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक चुनाव में तो बहुत सारे उम्मीदवार खड़ा होता है लेकिन क्षेत्र से कि सिर्फ एक ही उम्मीदवार जीतकर आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित करने का आधार क्या होता है? तो इसका आधार होता है, निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का आधार जो है यह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पर क्षेत्र को आरक्षित
किया जाता है। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित किया जाता है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार मान करके। ठीक है, यदि उस क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या ज़्यादा है तो उस क्षेत्र को हम आरक्षित क्षेत्र क्या है बना देते हैं, क्योंकि वहाँ पर SC/ST की संख्या ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर आरक्षित सीट यानी वहाँ पर उस क्षेत्र से सिर्फ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार ही खड़ा हो सकता है, उसी को कहते हैं आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, और वहाँ पर कोई दूसरे जाति के लोग खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, चुनाव के समय चुनाव आयोग के किन भूमिकाओं में असहमत है? चुनाव के समय चुनाव आयोग के किन भूमिकाओं में असहमत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवार तय करने में हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है, चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवार तय करने में हस्तक्षेप करना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, लोकतंत्र में फैसला किसके द्वारा लिए जाते हैं? आप जानते हैं कि लोकतंत्र में फैसला जो होता है वो स्वयं जनता करता है, जनप्रतिनिधियों द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र कहने का तो पूरा आप जानते ही हैं, लोकतंत्र जिसमें फैसला सिर्फ खुद ही जनता लेता है, जनप्रतिनिधियों द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, ईवीएम क्या है? तो ईवीएम जो है ना एक मतदान का मशीन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां नहीं है? तो ये है आपका नियमित अंतराल पर चुनाव होना, यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला चैप्टर होगा चैप्टर 5 क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिव आप पढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 अब यहाँ से शुरुआत होगा। वो तो चैप्टर 4 में दिया हुआ था प्रश्न, उसको हम पढ़े। अब आपका अगला चैप्टर शुरुआत होगा क्लास 9th का जो पॉलिटिकल साइंस है, चैप्टर 5 अब यहाँ से शुरू होगी। पाठ का नाम है संसदीय लोकतंत्र की समस्या। चलिए शुरुआत करते हैं इस पाठ में दिए हुए प्रश्न। पहला प्रश्न से पहला प्रश्न कहता है आपके सामने, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनः विचार के लिए कह सकते हैं। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनः विचार करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का एक प्रधान हिस्सा है? तो ये है गृह मंत्री। गृह मंत्री क्या है? कार्यपालिका का हेड होता है, प्रधान होता है, प्रधान होता है कौन? गृह मंत्री। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं आपके सामने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती है? तो यह शक्ति होता है संसद के पास। संसद चाहे तो कोई भी कानून को ला सकती है या बदल सकती है। ये सारी शक्ति जो होता है यह एक संसद के पास होता है। तो संसद ही
एक ऐसी संस्था है जो देश के वर्तमान कानून को बदल सकता है या उसे लागू कर सकता है या हटा सकता है। यह सारी शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो अभी जस्ट आपको बताए हैं कि कार्यपालिका का प्रधान जो होता है यह गृह मंत्री होता है, तो कार्यपालिका का हिस्सा होता है गृह मंत्री। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है? तो संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय को मंजूरी की ज़रूरत होती है। नहीं, ये तो लोकसभा और विधानसभा से जो पास होता है मंजूर, उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति की साइन होता है और वह क्या हो जाता है, कानून बन जाता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की कोई भूमिका नहीं होती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमसे कौन सा बयान गलत होता है वही पूछा जा रहा था। तो संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, संघीय मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व यह करने वाला होता है आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री जो होता है यह संघीय मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है, सभापति होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन कौन करता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन जो है यह प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह होता है लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, निम्नांकित में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या है? तो ए है आपका 43। ठीक है, कितना है? 43 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम था मीरा कुमार था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने, 15वीं लोकसभा के गठन की तिथि है? तो 15वीं लोकसभा हुआ था 22 मई 2009 को 15वीं लोकसभा हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? तो कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें
कौन सी राजनीतिक संस्था राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है? तो विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद जो है ना वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती। उसके बाद लोकसभा और विधानसभा के सदस्य जो होता है वह भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। लोकसभा को कहा जाता है, तो लोकसभा को हम प्रथम सदन कहते हैं। प्रथम सदन कहा जाता है लोकसभा को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण पर निम्नलिखित 3 प्रक्रियाओं में कौन सी प्रक्रिया सही है? तो न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वह सरकार के विरुद्ध भी फैसला सुना सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को अपने निर्णय में संशोधन का आदेश दिया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण पर निम्नलिखित 3 प्रतिक्रियाओं में कौन सी प्रतिक्रिया सही है? तो यही होगा, न्यायपालिका स्वतंत्र होता है। ठीक है, क्योंकि वह सरकार के विरुद्ध भी फैसला सुना सकती है। ठीक है, क्योंकि न्यायपालिका क्या होती है? स्वतंत्र होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को अपने निर्णय में संशोधन का आदेश दिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 543। कितना है? 543 है। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा सदन विघटित नहीं होता है? तो राज्यसभा जो ये सदन जो होता है यह कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, तो विघटित नहीं होता है यह कौन? राज्यसभा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। सरकारी नीतियों का कार्यालय आदेश निर्गत करता है, तो ये करता है आपका विभागीय लोक सेवक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। देश के कानून के निर्माण का अधिकार किसे है? तो यह सिर्फ संसद के पास होता है। देश के लिए नया कानून लाना या कानून में परिवर्तन करना या संशोधन करना, ये सारी शक्ति किसके पास होता है? संसद के पास होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कानून निर्माण करने का अधिकार संसद के पास होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। संसद का अधिवेशन बुलाने का कार्य कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति यह उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या होता है 243 और इन्हीं 243 सीटों पर बिहार में विधानसभा का चुनाव होती है। ठीक है, तो बिहार में कुल कितने विधानसभा सदस्य होते हैं? 243। प्रत्येक क्षेत्र से
एक उम्मीदवार जीत कर आते हैं, तो इस तरह से 243 विधायक होता है टोटल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। राष्ट्रपति को सलाह एवं मंत्रणा कौन देता है? तो यह देता है आपको संघीय मंत्री परिषद। राष्ट्रपति को सलाह एवं मंत्रणा देता है यह आपका संघीय मंत्री परिषद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय संकट की उद्घोषणा कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। भारत में राष्ट्रीय संकट की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महान लोकतांत्रिक देश भारत में केंद्रीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों की सभा को कहा जाता है, तो उसको कहते हैं संसद। महान लोकतांत्रिक देश भारत में केंद्रीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों की सभा को कहा जाता है संसद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। केंद्र स्तर पर जो प्रतिनिधि होता है उसको क्या कहते हैं? संसद कहते हैं ना, तो ये संसद हो जाएगा। ठीक है, और राज्य स्तर पर जो होता है तो उसको कहते हैं विधायक। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यपाल जो होता है वह विधान परिषद के 1/6 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। कौन? राज्यपाल विधान परिषद के सदस्यों को 1/6 सदस्यों को वह मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। बिहार के विश्वविद्यालयों का कुल अधिपति कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल। बिहार के जो विश्वविद्यालय होता है उसका कुल अधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का हेड जो होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं आपके सामने। अगला प्रश्न है दिया हुआ बिहार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या है। तो बिहार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या है 75। याद रखिएगा, बिहार में जो विधान परिषद है उसमें कुल कितने सदस्य हैं? 75 है। याद रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर बने रहते हैं तो 65 वर्ष की उम्र तक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, वह अपने पद पर कितने साल तक बने रहते हैं? तो 65 साल तक। कितने साल तक? 65 साल तक। याद रखिएगा इस बात को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे व्यक्ति का नाम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित एवं अनुमोदित होना चाहिए? तो यह 50-50 50-50 का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? तो यह है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है?
तो यह केवल संसद ही कर सकता है। किसी हमारे देश में कोई भी कानून लाना या हटाना या संशोधन करना, ये सारा शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। यानी संसद चाहे तो कोई भी कानून को लागू भी कर सकती है या पुराने कानून को उसमें संशोधन भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सारा काम जो है ना, ये किसके पास होता है? सारा शक्ति संसद के पास होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देश के मौजूदा कानून में संशोधन करने का जो शक्ति होता है या किसके पास होता है? संसद के पास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो राष्ट्रपति जो है यह कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा इस बात को, राष्ट्रपति कार्यपालिका के अधीन होता है। ठीक है, कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, संघात्मक शासन में सरकार के कितने स्तर होते हैं? तो संघात्मक शासन में सरकार के 2 स्तर होता है। कितने स्तर होता है? 2 स्तर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन नहीं है? तो ब्रिटेन में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी भी विधेयक को संसद के किसी सदन से पास होने के लिए कितने वाचनों से गुजरना पड़ता है? तो 3 वाचन से गुजरना पड़ता है। कितने वाचनों से? 3 वाचन से गुजरना पड़ता है। लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद 3 वाचनों से होकर गुजरना पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन नीतिगत निर्णय में शामिल नहीं होता है? तो ये होता है राजनीतिक दल। निम्नलिखित में से कौन नीतिगत निर्णय में शामिल नहीं होता है? तो राजनीतिक दल जो होता है यह नीतिगत निर्णय में शामिल नहीं होता। उसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल ये सब शामिल होता है। ठीक है, नीतिगत निर्णय में, लेकिन राजनीतिक दल शामिल नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का राष्ट्रपति जटिल कानूनी मसलों पर किससे परामर्श ले सकता है? तो यह अधीनस्थ न्यायालय का। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति जटिल कानूनी मसलों पर, ठीक है, गंभीर कानूनी मामलों में यह परामर्श ले सकता है अधीनस्थ न्यायालय का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसका निरीक्षण कर सकता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वह सर्वोच्च न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय का एक सही कार्य कौन सा है? तो संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानूनों को अमान्य करार देना, यह काम जो है सर्वोच्च न्यायालय का है। यानी कोई भी व्यक्ति संविधान के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। संविधान में जो कानून दिया गया है उसी कानून के अंदर, उसी कानून के अंतर्गत, उसी कानून के द्वारा वह कोई व्यक्ति कोई भी कार्य को कर सकता है। ठीक है, यानी संविधान में जो कानून दिया गया है उसी कानून के द्वारा वह किसी भी काम को कर सकता है। यानी कानून का उल्लंघन करके, कानून का बात नहीं मान करके कोई व्यक्ति जो है कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो यही कह रहा है यहाँ पर कि सर्वोच्च न्यायालय का एक सही काम जो है वह संविधान की भावना के विरुद्ध, यानी कोई ऐसा काम न हो जो कानून में दिया हुआ नहीं है, वो आप काम कर रहे हैं तो संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानून को अमान्य करार देना, यह काम है सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यानी संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानूनों को अमान्य करार देना यह सर्वोच्च न्यायालय का एक सही कार्य होता है। यानी आप कानून के जो संविधान में जो कानून है उसी कानून से कोई भी काम को कर सकते हैं, यह वैध होगा। लेकिन आप कानून संविधान के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो आपको यह सर्वोच्च न्यायालय क्या है, यह आपको वैध अवैध घोषित कर देगा। ठीक है, यानी कानून संविधान में जो कानून है उसी के अंतर्गत आप काम कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, बिना विधायिका का सदस्य बने कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री के पद पर बना रह सकता है? तो यह 6 माह तक। बिना विधायिका का सदस्य बने कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री के पद पर बना रह सकता है? तो 6 माह तक बना रह सकता है। ठीक है, यानी यदि वह विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह व्यक्ति जो है मंत्री के पद पर कब तक बना रह सकता है? 6 महीने तक। ठीक है, कितने समय तक? 6 महीने तक। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना यह राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में निर्णय कौन लेता है? तो निर्णय, कोई भी निर्णय तो सरकार ही लेता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरकार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के सरकारी सेवाओं एवं पदों में 27% आरक्षण किसके लिए किया गया है? तो यह किया गया पिछड़े वर्गों के लिए। भारत में सरकारी सेवाओं एवं पदों में 27% आरक्षण जो है यह किसके लिए किया गया है? तो पिछड़े वर्गों के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस तरह की शासन व्यवस्था में सरकार मुख्य रूप से लोक कल्याण के लिए कार्य करती है? तो यह है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जो होती है वह लोक कल्याण के लिए कार्य करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरकार का अंग नहीं है? तो सरकार का अंग जो है ना राजनीतिक दल नहीं होता है। उसके बाद विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका ये सभी है, लेकिन कौन नहीं है? राजनीतिक दल नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संसद में कितने सदन है? तो संसद में 2 सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। ठीक है, संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दिया हुआ, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विधानमंडल किसे कहा जाता है? तो केंद्रीय विधानमंडल किसे कहा जाता है? तो इसको कहते हैं संसद को। संसद को क्या कहते हैं? केंद्रीय विधानमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन औपचारिक राजनीतिक संस्था नहीं है? तो यह है आपका दबाव समूह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से निर्णय लागू करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो निम्नलिखित में से निर्णय लागू करने की जिम्मेवारी यह होती है आपका कार्यपालिका की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है।
यानी संघात्मक सरकार है, ठीक है। केंद्र स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी है। तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, एक केंद्र स्तर पर भी सरकार है और एक राज्य स्तर पर भी सरकार है। इसलिए भारत एक संघीय संघ का राज्य है, ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों स्तर पर सरकार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आरक्षण निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो भारत में आरक्षण जो है यह पिछड़ा वर्ग को प्राप्त है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आता है? तो कार्यपालिका के अंतर्गत उच्च न्यायालय नहीं आता है। उच्च न्यायालय जो होता है यह कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी अंतिम हस्ताक्षर होने के बाद कोई विधेयक कानून का रूप लेता है? तो राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति का अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति का ही होती है और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद ही वह विधेयक कानून बन जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी कानून राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद वह विधेयक जो है ना कानून बन जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, लोकतांत्रिक देशों में लोक कल्याणकारी कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कार्य सम्मिलित नहीं है? तो यह है धनवानों की सुरक्षा। यह लोक कल्याणकारी कार्य के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। धनवानों की सुरक्षा ऐसा नहीं है कि सिर्फ धनवानों की सुरक्षा दी जाए, यहाँ ऐसा नहीं। गरीब और अमीर दोनों की सुरक्षा समान रूप से दी जाती है लोकतांत्रिक देशों में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन कार्य राज्यसभा का नहीं है? तो अविश्वास प्रस्ताव लाना यह राज्यसभा का काम नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। याद रखिएगा इस बात को। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय से कम जो है ना 2 सदस्य होना चाहिए। कितने सदस्य? 2 सदस्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक जो है ना सर्वप्रथम जो है ना लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है यह 500 हो सकता है। कितना? 500 अधिक से अधिक हो सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिहार विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या जो है ना यह 75 है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो विधान परिषद जो होता है ना यह एक अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी सदन है विधान परिषद। इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। यह एक अस्थायी सदन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति का शपथ जो है, राष्ट्रपति को जो शपथ है यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, विदेशी राजदूत एवं कूटनीतिज्ञ अपना परिचय पत्र किसे पेश करते हैं? तो यह पेश करता है राष्ट्रपति को। कोई भी विदेशी राजदूत एवं कूटनीतिज्ञ होते हैं वो अपना परिचय पत्र राष्ट्रपति को पेश करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करना या राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में कौन मतदाता है? तो जब राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो उसमें जो मतदाता होता है वह होता है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति को निर्वाचन में क्या करता है? मत देता है, वोट डालता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति का क्या करता है? चुनाव करता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वह लोकसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा ही होता है। ठीक है, यानी लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होता है वह राष्ट्रपति को क्या करता है? वोट दे करके वो राष्ट्रपति को चुनता है। लोकसभा और विधानसभा के दोनों जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य, वो सभी वोट दे करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्न में से किस स्थिति में लगाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है यह आपका कौन सा स्थिति में लगाया जा सकता है पूछ रहा है। तो यह होगा संविधान के उल्लंघन की स्थिति में। यदि संविधान के उल्लंघन में कोई काम कर रहा है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसको राष्ट्रपति के पद से हटा सकते हैं। ठीक है, हटा दिया जा सकता है संविधान के उल्लंघन की स्थिति में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या है? तो ये है 30। सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितना है? 30 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किसके द्वारा होती है? तो ये होता है संसदों के द्वारा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किसके द्वारा होती है? संसद के द्वारा होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तत्र्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है ना, वह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह हो जाएगा, उच्च न्यायालयों में 10 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में काम करने का अनुभव, यह सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय स्थापित है? तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? यह दिल्ली में है आपका। तो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित है दिल्ली में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि द्विसदनात्मक विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? तो द्विसदनात्मक विधानमंडल में दो सदन होता है, 2 सदन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रपति को संसद का अंग मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन तर्क सही है? तो राष्ट्रपति को संसद का अंग मानने के लिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद लागू होते हैं। ठीक है, तो यही इसका तर्क सही है। संसद का जो फैसला होता है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही कोई कानून बनता है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कोई भी कानून बनता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, राज्यसभा में बिहार से कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? तो राज्यसभा में बिहार से 16 सदस्यों का प्रतिनिधित्व है, 16 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो यह उसकी उम्र 25 वर्ष हो या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। उसकी उम्र 25 वर्ष हो यह जरूरी नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सभापति होता है? तो राज्यसभा का सभापति जो होता है यह उपराष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा इस बात को। राज्यसभा का सभापति जो होता है यह उपराष्ट्रपति होता है, और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा इस बात को, पूछा भी जाता है बराबर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जनप्रतिनिधियों के राष्ट्रीय सभा को भारत में किस नाम से जाना जाता है? जनप्रतिनिधियों के राष्ट्रीय सभा को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं संसद। क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? संसद के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद यह निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है आपका कौन? मंत्रिपरिषद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने, संसद के कितने सदन है? तो संसद के 2 सदन है। कितने सदन है? 2 सदन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है यह एक अस्थायी सदन है। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह एक अस्थायी सदन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारण विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक रोक कर रखा जा सकता है? तो साधारण विधेयक को राज्यसभा में 6 महीने तक रोक कर रखा जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है यह 552 हो सकता है। कितना हो सकता है? 552 हो सकती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ग्राम कचहरी के प्रधान को सरपंच कहते हैं। क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन राजस्व न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह आता है जिला जज का न्यायालय। यह राजस्व न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अंतिम अपीलीय न्यायालय निम्नलिखित में से कौन है?
तो अंतिम अपीलीय न्यायालय जो है यह आपका सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन अभिलेख न्यायालय है? तो ये है आपका सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों, यह क्या है आपका अभिलेख न्यायालय है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है जिसके आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? तो यह आधार है आपका युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में। युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? तो सबसे पहले भारत में राष्ट्रपति शासन लागू जो हुआ था वह राज्य था आपका पंजाब। सबसे पहले पंजाब में ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार की गई है? तो भारत में वित्तीय आपात की घोषणा जो है वह एक बार भी नहीं किया गया है। एक बार भी नहीं किया गया है भारत में वित्तीय आपात की घोषणा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक बार भी नहीं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है यह राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रपति अपना कार्य किसकी सलाह और मंत्रणा से करता है? तो यह करता है संघीय मंत्री परिषद के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता यह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती है? तो यह आपका संसद करता है। कौन करता है? संसद करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, लोकसभा एवं विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखने का निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं है? तो हड़ताल एवं बंद का प्रस्ताव यह नहीं है। ठीक है, लोकसभा एवं विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखने का प्रावधान जो है ना, ये साधन जो है यह हड़ताल एवं बंद का प्रस्ताव नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, राज्य के विधानमंडल का स्वरूप कैसा है? तो राज्य के विधानमंडल का स्वरूप जो है यह एक सदनात्मक एवं द्विसदनात्मक दोनों का रूप होता है। राज्य के विधानमंडल का स्वरूप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो ये है आपका झारखंड में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, अविभाजित बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जिस समय बिहार अविभाजित था और जिस समय बिहार के साथ साथ झारखंड भी था, तो उस समय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 324 थी। कितनी थी? 324 थी। लेकिन अब कितना है? 243 है। तो जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से 2000 में, तो अब जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है। लेकिन जिस समय झारखंड और बिहार एक था साथ में, तो उस समय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना था? 324। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक कार्य करता है? तो ये कार्य करता है आपका कार्यपालिका। कार्यपालिका के ही हाथों में प्रशासनिक कार्य का जिम्मा होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्यपालिका। अगला प्रश्न है आपके सामने, कार्यपालिका के दो रूप होते हैं। तो कार्यपालिका के रूप होते हैं, तो कार्यपालिका के दो रूप होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं? तो राष्ट्रपति जो है यह राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, राजनैतिक कार्यपालिका के अंतर्गत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यहाँ संसदीय कार्यपालिका है। भारत में कैसा कार्यपालिका है? संसदीय कार्यपालिका है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद ही किसी कानून को बनाता है या उसमें संशोधन करता है, तो भारत एक संसदीय कार्यपालिका है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप जानते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? एस राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार का वास्तविक प्रधान निम्नलिखित में से कौन है? तो केंद्रीय सरकार का वास्तविक प्रधान जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है केंद्रीय सरकार का वास्तविक प्रधान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो रामविलास पासवान, इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद, राम सुंदर दास, ये सभी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन रामविलास पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रामविलास पासवान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा जो है यह होता है आपका गृह मंत्री होता है। कौन होता है? गृह मंत्री होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है यह 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करना, यह शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा कौन करता है? तो यह करता है आपका राष्ट्रपति। यदि किसी राज्य में सही ढंग से तंत्र नहीं चल रहा है, सही ढंग से कानून नहीं चल रहा है, ठीक है, वहाँ का तंत्र, वहाँ का कानून विफल है चलाने में, तो राष्ट्रपति चाहे तो वहाँ पर क्या है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति।
अगले प्रश्न की तरफ मुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के धन विधेयक पेश करने की अनुमति प्रदान करता है? तो यह करता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संसद के धन विधेयक पेश करने की अनुमति प्रदान करता है? तो यह है आपका राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति नहीं है? तो खदान का संकट या राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, लोकतंत्र में विवादों के समाधान के लिए न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो कानून के शासन का सिद्धांत। यह जो है लोकतंत्र में विवादों के समाधान के लिए न्यायपालिका का संबंध है, कानूनों के शासन का सिद्धांत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो ये आपका है, न्यायपालिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, न्यायपालिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण होना चाहिए। यह आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संबंध में सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद का आकार कितना बड़ा होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद का आकार जो होता है वह विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुख्यमंत्री को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को शपथ जो है ना, ये दिलाने का काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यह आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है? तो यह आपका मंत्रियों की नियुक्ति करना, यह मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए यह योग्यता निर्धारित है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो? तो यह प्रधानमंत्री के लिए होता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, मंत्रिमंडल की बैठकें कौन बुलाता है? तो मंत्रिमंडल की बैठकें जो है यह प्रधानमंत्री बुलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 है, पार्ट 6 है, लोकतांत्रिक अधिकार। क्लास 9th का आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, चैप्टर 6। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो यह विदेश में घूमने का अधिकार, यह मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है?
तो यह करता है आपका सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, भारत में सबसे पहले किस राजनेता ने मौलिक अधिकारों का सवाल उठाया? तो यह था आपका बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही सबसे पहले मौलिक अधिकारों का सवाल उठाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, समता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो समता के अधिकार का उल्लेख जो है ना भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। 14 से 18 में जो है ना यह समता के अधिकार का उल्लेख किया गया है संविधान में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य नहीं है? तो मौलिक अधिकार असमानता पैदा करते हैं, यह कथन सत्य नहीं है। मौलिक अधिकार सभी लोगों के लिए समानता पैदा करता है, असमानता पैदा नहीं करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिकार व्यक्ति के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार। यह जो है व्यक्ति के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत जो है यह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है हमारे संविधान में। तो 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार में। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को इसको मूल अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है 1978 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार यह मूल अधिकार नहीं है, यह कानूनी अधिकार है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है? तो अधिकारों के बिना जीवन व्यर्थ होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? तो बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में प्राप्त करना यह मौलिक अधिकारों का उपयोग का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य द्वारा धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करना, यह धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। कोई भी राज्य जो है ना किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता है। ठीक है, तो राज्य द्वारा धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करना यह धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि भारतीय नागरिकों को कौन सा सांस्कृतिक अथवा शैक्षिक अधिकार वर्जित है? तो ये है आपका सरकारी विद्यालयों में किसी धर्म विशेष की पढ़ाई। नहीं, यह वर्जित है। सरकारी विद्यालयों में किसी धर्म विशेष की पढ़ाई नहीं करा सकते हैं, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर सभी धर्म को समान रूप से दर्जा दिया गया है। तो सरकारी विद्यालय में किसी एक धर्म को आप नहीं पढ़ा सकते हैं। सभी धर्म क्या है, कानून के सामने बराबर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकारी विद्यालयों में किसी धर्म विशेष की पढ़ाई कराना यह क्या है, नागरिकों के सांस्कृतिक अथवा शैक्षिक अधिकार क्या है, वर्जित है। ठीक है, सरकारी विद्यालयों में किसी एक धर्म के विशेष बच्चे को आप नहीं पढ़ा सकते हैं या किसी एक धर्म के बारे में नहीं पढ़ा सकते हैं, यह शैक्षिक अधिकार क्या है, वर्जित है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता जो है ना, या सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं है। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं है भारतीय नागरिकों को, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें कौन सा ऐसा अधिकार है जो मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? तो यह अधिकार है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को 1978 में हटा दिया गया है मूल अधिकारों से, तो यह मूल अधिकारों में की श्रेणी में नहीं आता है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कानूनी दर्जा मिल गया है इसको, संपत्ति के अधिकार को। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? तो विदेश में घूमने का अधिकार यह मौलिक अधिकार के श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने का दायित्व जो होता है यह सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय पर होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार यह भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कोई भी नागरिक जो है ना अपनी संस्कृति को, विरासत को रक्षा कर सकता है, बचा सकता है। तो भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त है अधिकार यह है आपको अपनी संस्कृति की रक्षा करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष है। कितना है? 18 साल है। यदि आप 18 साल के हो गए हैं तो आप मतदान कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो यह है संपत्ति का अधिकार को, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या कहता है, आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार है। तो आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित कर दिया जाता है। सारा कानून फेल हो जाता है जब आपातकाल लगता है देश में, तो यहाँ स्थगित कर दिए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता जो होता है यह भारतीय नागरिकों को नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार जो है ना भारतीय संविधान जो है ना अधिकार देता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा कारक मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं माना जा सकता है? तो यह बच्चों का माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होना, यह मौलिक अधिकार का उदाहरण नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा तथ्य धार्मिक स्वतंत्रता को सही व्याख्या प्रस्तुत करता है? तो प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म को मान सकता है। तो यह है स्वतंत्रता, है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक कल्याणकारी राज्य कैसा होता है? तो एक कल्याणकारी राज्य जो होता है यह लोकतांत्रिक होता है। लोकतांत्रिक होता है, ठीक है, लोकतंत्रात्मक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है संविधान के भाग 4A में। संविधान के 4A में मूल कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4A में जोड़ा गया है मूल कर्तव्यों को। ऑप्शन डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। मूल कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? भाग 4A में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नांकित में भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ कौन सा है? तो राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है, यह धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ होता है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता, राज्य के सामने सभी धर्म क्या है? समान होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो है बेगार का प्रतिबंध, मानव व्यापार पर प्रतिबंध, बाल श्रम पर निषेध, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध अधिकार में से ये कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त है? तो ये उपयुक्त में से सभी अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है यह आपका निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे के अंतर्गत उपस्थित करना, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सी इसका, सॉरी क्या पूछ रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, पूछता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देना, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत अधिकार नहीं आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकारों का पिता माना जाता है? तो मैग्ना कार्टा को मौलिक अधिकारों का पिता माना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्ना कार्टा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, बिल ऑफ राइट्स किस देश से संबंधित है? तो यह है ब्रिटेन से संबंधित बिल ऑफ राइट्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? तो भाग 4 जो है यह भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। संविधान में आर्टिकल जो है संविधान का कौन सा भाग? तो भाग 4 जो है भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नांकित में समानता का सर्वोत्तम अर्थ कौन सा है? तो यह पारिश्रमिक की समानता या समानता का सर्वोत्तम अर्थ होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नांकित में स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है? तो यह हो जाएगा आपका अनुचित नियंत्रण का अभाव। यह स्वतंत्रता का सही अर्थ है, अनुचित नियंत्रण का अभाव। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है आपको, सही कथन को चुनना है। तो यह हो जाएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी दी गई है। ये कथन सही है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी दी गई है। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में संघ अथवा संगठन का निर्माण करना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो यह है स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति चाहे अपना कोई भी व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि कोई व्यक्ति अपना संघ बना सकता है, संगठन बना सकता है। तो यह मौलिक अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार होता है। ठीक है, संघ अथवा संगठन का निर्माण करना व्यक्ति का क्या है? मौलिक अधिकार है। और यह किसके अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन अधिकार का एक प्रमुख लक्षण नहीं है? तो अधिकार का एक प्रमुख लक्षण जो है यह आपका अधिकार से नागरिकों को कष्ट होता है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। अधिकार से नागरिकों को कष्ट होता है नहीं, अधिकार से तो नागरिकों को और क्या लाभ होता है ना, कष्ट थोड़ा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन है? तो स्वतंत्रता संबंधी अधिकार जो है यह नागरिकों को कहा है भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है नागरिकों को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है? तो ये आपका है मौलिक अधिकार की श्रेणी में कौन सा अधिकार नहीं है पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, औरतों एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन पाने का अधिकार। ठीक है, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को मानव अधिकार का घोषणा पत्र स्वीकार किया गया था? तो मानव अधिकार घोषणा पत्र स्वीकार किया गया था संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यह 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार घोषणा पत्र स्वीकार किया गया था 10 दिसंबर 1948 को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में धार्मिक स्वतंत्रता का एक सही उदाहरण कौन सा है? तो यह है आपका धार्मिक संस्थाओं को चलाने की स्वतंत्रता। यह धार्मिक स्वतंत्रता का एक सही उदाहरण है, धार्मिक संस्थाओं को चलाने की स्वतंत्रता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल जो है ना 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूचना का अधिकार संपूर्ण भारत में कब से लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में प्राथमिक शिक्षा के अधिकार का मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है? तो यह तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंधुआ मजदूर एवं बाल मजदूरों की प्रथा को संविधान के किस अधिकार द्वारा दूर किया जा सकता है? तो यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा। शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा जो है ना बंधुआ मजदूर एवं बाल मजदूर की प्रथा को संविधान के अधिकार के द्वारा या शोषण के विरुद्ध अधिकार के द्वारा जो है ना इसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के द्वारा जो है ना बंधुआ मजदूर एवं बाल मजदूर की प्रथा को समाप्त किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो यह है 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है संविधान में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ना संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। इस बात को आप याद रखिएगा,
42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, निजता का अधिकार किस देश के संविधान में जोड़ा गया है? तो निजता का अधिकार जो है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान में जोड़ा गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में सैनिक सेवा में सम्मिलित होने की बात कही गई है? तो यह है चीन के। ठीक है, किस देश के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में सैनिक सेवा में सम्मिलित होने की बात कही गई? तो यह आपका किस देश में कहा गया है? तो यह चीन में कहा गया है, चीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का संविधान आय में कौन सा अधिकार देता है? तो यह अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार यह भारतीय संविधान देता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अवसर की समानता भारतीय नागरिकों को किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो अवसर की जो समानता है यह जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है आंसर, अवसर की समानता जो है ना, समानता का अधिकार के अंतर्गत दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो यह संपत्ति का अधिकार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसने कहा है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान को आत्मा और हृदय है? तो यह कहने वाला था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 1993 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार किस मौलिक स्वतंत्रता से संबंध है? तो सूचना का अधिकार जो है यह आपका विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कहता है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को संविधान द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से कौन सा ही नहीं है? तो संपत्ति रखने का अधिकार यह आपका संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को जो है ना प्राप्त नहीं है, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है 19 से 22 तक में, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाना आवश्यक है? तो 24 घंटे के अंदर। कोई भी व्यक्ति यदि गिरफ्तार होता है तो उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उसको पेश किया जाना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 घंटे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, शिक्षा का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार का वर्णन जो है यह आपका अनुच्छेद 29 में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक में से अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है? तो यह आपका है छुआछूत की समाप्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये आपका विदेश में घूमने का अधिकार या मौलिक अधिकार नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कार्य करता है? तो यह उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान में किस अनुच्छेद तक है? मौलिक अधिकार का वर्णन तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद
12 से 35 तक में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो यह 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 6 प्रकार का है। वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6 प्रकार का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार समानता का अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह आपका समान रूप से संपत्ति का वितरण या समानता के अधिकार का अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर व्यक्ति किस न्यायालय में जा सकता है? तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर व्यक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, उपयुक्त में से दोनों न्यायालय में जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, शोषण के विरुद्ध अधिकार अधिनियम में से किससे संबंधित नहीं है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से जो है ना, यह आपका धर्म परिवर्तन के प्रतिबंध से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, बेगार का अर्थ है? तो बेगार का अर्थ है व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध काम करवाना। व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध काम करवाना क्या है? बेगार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अधिकार शामिल नहीं है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत जो है जबरदस्ती धर्म पालन करवाने का अधिकार यह नहीं है। आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि इस धर्म को ही तुम पालन करो। तो जबरदस्ती धर्म पालन करवाने का अधिकार जो है यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत अधिकार जो है ना शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? तो यह है धर्म पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता जो है यह धर्मनिरपेक्षता शब्द के समानार्थी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों में अल्पसंख्यकों के हित का विशेष ध्यान रखा गया है? तो यह आपका सांस्कृतिक एवं शिक्षा के विरुद्ध अधिकार में, सांस्कृतिक एवं शिक्षा के विरुद्ध अधिकार में जो है ना अल्पसंख्यकों के हित का विशेष ख्याल रखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय लेख कब जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय लेख जो है ना यह जारी कब करता है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय लेख जारी करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मौलिक अधिकार का स्थगन या निलंबन नहीं होगा? तो ये होगा साधारण स्थिति में जो है ना मौलिक अधिकार का स्थगन या निलंबन नहीं हो सकता है साधारण स्थिति में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, जानकारी कॉल सेंटर का संबंध है? तो जानकारी कॉल सेंटर का संबंध ये जो आपका सूचना का अधिकार से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि मानव अधिकार संबंधित है? तो मानव अधिकार संबंधित है यह आपका व्यक्ति की गरिमा एवं प्रतिष्ठा से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो है ना वह प्रत्येक साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है गठन जो है यह 1993 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो यह कहने वाला था आपका भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र ने कब मानवाधिकारों को सार्वभौम घोषणा पत्र को स्वीकार किया?
तो ये किया था 1948 में। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, भारत का संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो भारत के संविधान जो है ना अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार देता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन है? तो नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार जो है, यह आपका भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता जो है, यह स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा जो है ना मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किया गया है? तो वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य प्रदान किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार 6 है, याद रखिएगा इस बात को। मौलिक कर्तव्य 11, मौलिक अधिकार 6। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने दिया हुआ है, क्या कहता है अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो मौलिक अधिकारों का रक्षक के रूप में यह कार्य करता है आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों काम करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दिया हुआ क्लास 9th का आपका पॉलिटिकल साइंस समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को